ड्रामा की शुरुआत फीमेल लीड यूंग जी से होती है। सुबह वो रेडी होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। जैसे ही वो बाहर आती है देखती है कि दो पुलिस ऑफिसर्स पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर यूंग जी को देखते ही पूछता है, यूंग जी तुम्हारे डैड का कोई कॉल आया था क्या? लेकिन यूंग जी के कानों में ईयरफोन्स लगे होते हैं। वो उनकी तरफ देखे बिना ही उन्हें इग्नोर करती है और सीधा आगे बढ़ जाती है। पुलिस वाले भी बिना कुछ बोले उसका स्कूल तक पीछा करते रहते हैं। स्कूल पहुंचते ही यूंग जी को देखकर उसकी एक क्लासमेट का गुस्सा भड़क उठता है। वो तीखे अंदाज में बोलती है, तू फिर आ गई यहाँ? पक्का अपने बाप की तरह नशेड़ी और ढीठ है तू। यूंग जी उस लड़की की हर बात सुनकर भी रिएक्ट नहीं करती। वो सब कुछ इग्नोर करती रहती है। पीटी क्लास के दौरान भी वो अकेले ही खेलती है। कोई भी स्टूडेंट उसके पास आना या उससे दोस्ती करना नहीं चाहता। पर असल बात यह होती है कि इस सबके पीछे एक बड़ी वजह छुपी होती है। कुछ देर बाद यूंगजी को उसकी क्लास टीचर ऑफिस में बुलाती हैं और भारी आवाज में कहती हैं, हमें मजबूरी में तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट करना पड़ रहा है। ये सुनते ही यूंगजी गुस्से में पूछती है, पर मेरा फॉल्ट क्या है? मुझे निकाल क्यों रहे हैं? टीचर समझाते हुए कहती हैं, तुम्हारी रोज कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे तुम्हारे आसपास भी रहें। इसी बीच यूंगजी के फोन पर उसके फादर का मैसेज आता है, बर्थडे विश। एक पल के लिए यूंगजी का चेहरा शांत हो जाता है, पर जब वो वापस क्लास में जाती है तो देखती है कि उसकी डेस्क पर व्हाइट पाउडर जैसा कुछ रखा हुआ है। तभी वही क्लासमेट जोर से बोलती है, लो देख लो, बाप नंबर 1 का नशेड़ी और बेटी भी स्कूल में ड्रग्स ला रही है। ये बात यूंगजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सालों से दबाया हुआ गुस्सा एक ही पल में बाहर आ जाता है और वो उस लड़की से फाइट शुरू कर देती है। शोर सुनकर क्लास टीचर भी आ जाती है, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। यूंगजी गुस्से में अपना बैग उठाती है और बिना कुछ कहे स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। बाहर आते ही वो वहीं खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। एक पुलिस ऑफिसर गुस्से में उसका पीछा करता है, लेकिन यूंगजी तेज रफ्तार में भागते हुए काफी दूर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकती है, अपने बैग से अपने पिता की तस्वीर निकालती है और उन्हें याद करती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ दे दिखाई देता है। कुछ वक्त बाद वो अपने रूम में पहुंचती है। बाहर रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स पैर से धक्का देकर अंदर ले आती है। इसी वक्त उसके फादर का कॉल आता है। उनकी आवाज से साफ लगता है कि वो नशे में है। वो कहते हैं, मेरी बच्ची, मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट भेजा था, मिला क्या तुझे? ये सुनते ही यूंगजी फूट फूट कर रो पड़ती है और बोलती है, आखिर इस बार क्या कांड किया है आपने? पिछले 1 महीने से पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बेटी को रोता देख फादर कहते हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। यूंगजी गुस्से और दर्द के साथ बोलती है, रहने दीजिए, अब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए पहले ही मर चुके हो। इतना कहकर वो फोन काट देती है। उस तरफ फादर को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना गहरा दुख पहुंचाया है। वो बिना किसी को बताए गाड़ी उठाते हैं और सीधा अपने फ्लैट पहुंच जाते हैं, पुलिस को चकमा देते हुए। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, यूंगजी की नींद अचानक खुल जाती है। अगले ही पल फादर के सामने एक अनजान शख्स आ खड़ा होता है और बिना किसी वार्निंग के उन पर गोली चला देता है। ये सब देखकर यूंगजी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। पर यूंगजी का पिता अपनी पूरी ताकत से दरवाजे का लॉक अंदर से दबाकर पकड़ लेता है, ताकि वो अपनी बेटी को उस अनजान आदमी से दूर रख सके। खून से लथपथ होते हुए भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो उस अनजान शख्स से भीगी आवाज में कहते हैं, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इधर यूंगजी दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती रहती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो अनजान शख्स वहां से चला जाता है, यूंगजी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचती है और अपने फादर को बहुत बुरी हालत में देखकर बिल्कुल टूट जाती है। वो रोते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वो घबराकर बोलती है, डैड प्लीज आंखें खोलिए, देखिए मैं यहीं हूं आपके पास। यूंगजी किसी भी हाल में अपने पिता को बचाना चाहती होती है, पर पिता कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बेटा आई एम सॉरी, ये सब मेरी ही गलती है। और इतना कहते ही वो यूंगजी के हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। अगले दिन यूंगजी के फादर का फ्यूनरल होता है। माहौल बिल्कुल शांत और भारी होता है। इसी दौरान वहां मूजिन नाम का गैंगस्टर भी आता है। यूंगजी उसे देखते ही गुस्से में पूछती है, तुम लोग मेरे डैड से अपने गंदे काम करवाते थे ना? आखिर हो कौन तुम सब और क्या काम था अंडरस्टैंडिंग? मूजिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे डैड सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान और एक बेहतरीन पिता थे, ये बात कभी मत भूलना। इतना कहकर मूजिन वहां से चला जाता है। उसके बाद यूंगजी एक आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देखती है। बचपन में उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसके दिमाग में घूमने लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। कहानी 1 महीने आगे बढ़ती है। यूंगजी अब पुलिस से काफी गुस्से में होती है, क्योंकि अब तक उस अनजान शख्स के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल पाया होता। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर गुस्से में यूंगजी से कहता है, उस रात तुमने अपने डैड से ऐसा क्या कह दिया था कि 3 महीने से छुपकर बैठा आदमी अचानक बाहर निकल आया? ये सुनते ही यूंगजी को उस रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो उस रात अपने पिता पर गुस्सा ना होती
तो शायद आज वो जिंदा होते। अब योंगजी के पास किलर की सीसीटीवी फुटेज होती है। वो ये फुटेज लेकर मूजिन के पास पहुंचती है। वो कहती है, आप मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे उस कातिल को ढूंढना है ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। मूजिन बिना कुछ बोले उसके हाथ में लोडेड गन थमा देता है और ठंडे अंदाज में कहता है, बदले की इतनी ही आग है अंदर, तो चलाओ गोली। योंगजी का हाथ कांपने लगता है। वो ट्रिगर दबा नहीं पाती। मूजिन उसे देखकर बोलता है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, और ये कहकर उसे वापस भेज देता है। उसी रात योंगजी के दरवाजे पर फिर से कोई अनजान शख्स आता है। इस बार योंगजी हिम्मत जोड़कर उसका पीछा करती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका होता है। इस पल के बाद योंगजी किलर की फोटो हर गली मोहल्ले में फैला देती है। वो अनाउंस करती है कि जो भी उस कातिल का पता बताएगा उसे इनाम मिलेगा। ये खबर मूजिन तक भी पहुंच जाती है। इसी बीच योंगजी को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो ना, मैं जानता हूं उसे। और इतना कहकर वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। योंगजी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो शख्स अकेला नहीं होता। वहां काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। फिर भी योंगजी हिम्मत करके पूछती है, सच में जानते हो तुम इस फोटो वाले आदमी को? वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, इनाम का कैश लाई हो, पहले माल दिखाओ, फिर आगे की बात होगी। जैसे ही योंगजी पैसे दिखाती है, वो लोग पैसा छीन लेते हैं और उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। असल में ये सब झूठे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे का लालच होता है। वो योंगजी को कार की डिक्की में बंद कर देते हैं और उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ते हैं। अंदर योंगजी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक डिक्की का दरवाजा खुलता है और योंगजी के सामने मूजिन खड़ा होता है। असल में मूजिन काफी देर से उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि योंगजी इस तरह के झांसे में फंस सकती है। कुछ वक्त बाद योंगजी मूजिन से पूछती है, क्या मेरे डैड का कातिल मिल गया? मूजिन की शांत नजर देखकर ही योंगजी सब समझ जाती है। वो गुस्से में बोल पड़ती है, पुलिस को चुखाड़ नहीं रही? तुम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तो मैं क्या करूं? चुप बैठ जाऊं? तब मूजिन उससे पूछता है, बदला लेना इतना ही जरूरी है क्या, चाहे इसके लिए कुछ भी दांव पर लगाना पड़े? योंगजी बिना हिचकिचाए जवाब देती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। ये सुनकर मूजिन आखिरकार मान जाता है। वो योंगजी को समझाते हुए कहता है, अगर सच में बदला लेना है तो पहले दूसरों को मारना सीखना होगा। इस तरह मूजिन योंगजी को अपने गैंग के अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिया में ले आता है। ये जगह पूरी तरह से अंधेरी, रफ और ब्रूटल होती है, जहां सिर्फ एक ही रूल चलता है, या तो जीतो या फिर डूब जाओ। यहाँ योंगजी को कई सारे लड़कों के बीच ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे ही वो अंदर आती है, सबकी नजर उस पर टिक जाती है। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, तो कुछ खुलेआम घूरने लगते हैं। हर किसी की नजर योंगजी के लिए ठीक नहीं होती। थोड़ी देर बाद ग्रुप का एक लड़का डंगजे योंगजी को उसका कमरा दिखाता है। चलते हुए वो कहता है, यहाँ जो भी फाइट जीतता है ना, वही आगे चलकर हमारी गैंग का परमानेंट मेंबर बनता है। फिर वो थोड़ा हैरान होकर योंगजी से पूछता है, पर तू यहाँ करने क्या आई है? लड़कियों का काम नहीं है ये सब। योंगजी बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देती है, मैं यहाँ स्ट्रांग बनने आई हूँ, किसी से डरने नहीं। ये सुनते ही दंगजे हल्की सी हंसी के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जैसे उसने योंगजी की बात को मजाक समझा हो। इसके बाद योंगजी को साफ सफाई और छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता है। वहां मौजूद लोग उसे टॉन्ट मारते रहते हैं। कुछ लोग उसके लड़की होने पर गंदी और चीप बातें भी करते हैं, लेकिन योंगजी उन सबको इग्नोर करती है। वो चुपचाप अकेले ही प्रैक्टिस में जुट जाती है। अपने गुस्से और दर्द को पंचेस और किक्स में निकालने लगती है। उसी रात मूजिन उससे मिलने आता है। वो योंगजी को गुस्से में प्रैक्टिस करते हुए देखता है और कहता है, अगर सच में स्ट्रांग बनना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। सिर्फ ताकत काम नहीं आती, एनिमी की कमजोरी पर वार करना सीखो। इसके बाद मूजिन खुद योंगजी को ट्रेन करना शुरू करता है। वो उसे एनिमी के 3 वीक पॉइंट्स पर अटैक करना सिखाता है, बैलेंस, ब्रीदिंग और फोकस। लगातार प्रैक्टिस के बाद फाइट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। इस बार योंगजी को बाकी सारे लड़कों के बीच फाइट करनी होती है और मूजिन इस फाइट का जज होता है। फाइट स्टार्ट होते ही सब लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ सिर्फ पंचेस, किक्स और शोर होता है। योंगजी शुरू से ही सबका सामना हिम्मत और स्ट्रैटेजी के साथ करती है। वो लास्ट तक गेम में टिकी रहती है। आखिर में दंगजे अपने ओपोनेंट को गिरा देता है और खुद को विनर समझकर सेलिब्रेशन के लिए बढ़ने लगता है। तभी मूजिन उसे रोक देता है। वो शांत आवाज में कहता है, सेलिब्रेशन से पहले गेम तो खत्म होने दो। असल में योंगजी अभी तक मैच से बाहर नहीं हुई होती। फिर दंगजे और योंगजी के बीच फाइनल फाइट स्टार्ट होती है। इस बार योंगजी बिना घबराए मूजिन की सिखाई हुई टेक्निक्स यूज करती है और बड़ी आसानी से दंगजे को हरा देती है। इस तरह योंगजी मैच जीत जाती है। जब दंगजे को होश आता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो हंस कर कहते हैं, हमें एक लड़की से पिट गया तू, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। ये सुनकर दंगजे का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वो हॉल में इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद योंगजी उसे रोककर शांत आवाज में माफी मांगती है, लेकिन दंगजे चेहरे पर फेक स्माइल लाकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। असल में दंगजे का गुस्सा अब बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका होता है। उसने चुपके से योंगजी के पानी में नशा मिला दिया होता है ताकि वो मौके का गलत फायदा उठा सके। ये बात उसका रूममेट सुनकर उसे समझाता है, तू पंगा ले रहा है भाई, योंगजी को बॉस खुद यहाँ लेकर आए हैं,
लेकिन दंगजे गुस्से में अंधा हो चुका होता है। वो अपने एक और साथी के साथ मिलकर अपना प्लान आगे बढ़ाने का फैसला कर लेता है। इधर यूंगजी पर धीरे धीरे नशे का असर होने लगता है। दंगजे और उसका साथी इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में यूंगजी को सब समझ आ जाता है। वो पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। आखिर में उसे अपने पिता की अस्थियों का सहारा लेना पड़ता है। वो उन नुकीले टुकड़ों को हाथ में लेकर दोनों पर हमला कर देती है और किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर निकलने लगती है। दंगजे गुस्से में उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी अरीना का बॉस वहां आ जाता है। इसके बाद दंगजे को मूजिन के सामने पेश किया जाता है। पूरा माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा गुस्सा छुपा होता है। मूजिन दंगजे की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो ठंडी पर खौफनाक आवाज में दंगजे से पूछता है, तुम्हारी इस घटिया हरकत की सजा तो मिलेगी, खुद चुन लो, हाथ कटवाओगे, पैर या फिर अपना चेहरा। मूजिन का सीरियस चेहरा देखकर दंगजे घबरा जाता है। वो कांपते हुए माफी मांगता है, बॉस आपने ही तो कहा था कि मैं गैंग का सबसे कमजोर मेंबर हूं, मुझसे गलती हो गई, प्लीज इस बार माफ कर दो। मूजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता था कि उस लड़की को यहाँ ये सब झेलना पड़ेगा, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। इतना कहने के बाद मूजिन एक बार फिर वही सवाल दोहराता है। दंगजे इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। अगले ही पल मूजिन दंगजे के चेहरे पर हमला करता है और उसे एक ऐसा निशान दे देता है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। उसके बाद दंगजे को हमेशा के लिए गैंग से बाहर निकाल दिया जाता है। इधर यूंगजी इस हादसे को अभी तक भुला नहीं पाती। वो अपने पिता की अस्थियों को इकट्ठा करती है, उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो मूजिन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ मूजिन उसे पहली बार ड्रिंक पीना सिखाता है, सिर्फ शराब नहीं बल्कि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का स्वाद भी। उसके बाद मूजिन मुद्दे की बात पर आता है। वो यूंगजी को एक पिस्टल दिखाता और कहता है, ये तुम्हारे डैड के कातिल की गन है, उन्हें मारने के बाद वो इसे वहीं छोड़ गया था। ये सुनकर यूंगजी पूछती है, आखिर था कौन वो? मूजिन बिना पल के झपकाए जवाब देता है, ये गन डिपार्टमेंट की है, तुम्हारे डैड को किसी और ने नहीं, एक पुलिस ऑफिसर ने मारा है। वो थोड़ी देर रुककर आगे कहता है, अब तुम्हारा काम है उसे ढूंढना और जान से मार देना। इस सच को जानने के बाद यूंगजी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वो दिन रात सिर्फ एक ही चीज करती है, प्रैक्टिस। अगले 4 सालों में अपनी हद से ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ यूंगजी वायलेंट क्राइम्स पुलिस डिपार्टमेंट की मेंबर बन जाती है। एक रात वो एक आदमी का पीछा करते हुए एक पब तक पहुंचती है। वो अपने साथी के साथ वहां गैंग के बॉस को पकड़ने आई होती है, लेकिन जैसे ही यूंगजी बिना वक्त गवाए पब के अंदर एंटर करती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग उसके साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में यूंगजी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पहले से ही यहाँ स्टिंग ऑपरेशन चला रही होती है। उन्होंने अपना एक मेंबर जियोन को अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा होता है। नारकोटिक्स टीम के लोग यूंगजी से कहते हैं, हमारा सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, अपने पार्टनर को रोक लो अभी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक तरफ जियोन बॉस के चेले चांग हू से बात करके उससे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने वाला होता है, और दूसरी तरफ यूंगजी बिना पूरी सच्चाई जाने उन लोगों पर हमला कर देती है। इस तरह पूरा स्टिंग ऑपरेशन वहीं फेल हो जाता है। काफी तेज फाइट के बाद यूंगजी चांग हू को पकड़ लेती है और उसे ले जाने वाली होती है। तभी जियोन उसे रोककर पूछता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? यूंगजी उसे अपने वायलेंट क्राइम्स डिपार्टमेंट के बारे में बताती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन जियोन उसे रोककर कहता है, ये नारकोटिक्स का केस है, तुम लोग साइड हटो, ये आदमी हमारे साथ ही जाएगा। यूंगजी तब तक उसकी बात नहीं मानती जब तक खुद वायलेंट क्राइम्स डिपार्टमेंट का हेड रेडियो पर ऑर्डर नहीं देता, सस्पेक्ट को नारकोटिक्स टीम को हैंडओवर कर दो। इस तरह जियोन जाते जाते यूंगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आइंदा अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। यूंगजी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कह या कर नहीं पाती। वो चुपचाप वहां खड़ी रह जाती है, अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेती है। कुछ देर बाद यूंगजी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड चा गीहो से मिलती है। चा गीहो उसका पूरा डेटा फाइल देखने के बाद पूछता है, तुम पहले भी 2 बार नारकोटिक्स में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल चुकी हो, ऐसा क्या खास है जो तुम्हें यहीं आना है? यूंगजी थोड़ी देर सोचती है, फिर शांत आवाज में जवाब देती है, ताकि मैं एक ऐसे इंसान को पकड़ सकूं जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। चा गीहो तुरंत पूछता है, ऐसा कौन है वो? लेकिन यूंगजी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में सिर्फ जिद और दर्द होता है। चा गीहो सब समझ जाता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नारकोटिक्स को तुम्हारे जैसे जुनूनी लोगों की ही जरूरत है। यहाँ सिर्फ सैलरी के लिए काम करने वाले नहीं टिकते, अंदर एक आग होनी चाहिए। इस तरह यूंगजी को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का मौका मिल जाता है। अगले ही पल यूंगजी समंदर के किनारे पहुंच जाती है, जहां मूजिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। हवा तेज चल रही होती है और लहरें शोर पर जोर से टकरा रही होती हैं। यूंगजी मूजिन को बताती है, मेरा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने वाला है, बहुत जल्द। ये सुनकर मूजिन खुश होता है और कहता है, मतलब अब तुम्हारी असली हंट शुरू होगी? यूंगजी जवाब देती है, हाँ, अब नारकोटिक्स के अंदर रहकर मैं उस गन वाले तक आराम से पहुंचूंगी और यह भी पता लगाऊंगी कि मेरे डैड की मौत से चा गीहो का क्या कनेक्शन है। इसके बाद यूंगजी फिर से अपने पिता के बारे में सोचने लगती है। वो धीमी आवाज में मूजिन से पूछती है, अगर उस रात मेरे डैड की जान ना गई होती तो क्या आज हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती? मूजिन के पास इस सवाल
का कोई सीधा जवाब नहीं होता, इसलिए वो यूंगजी को अपने पास्ट की एक कहानी सुनाता है। कैसे एक बार वो खुद दूसरे गैंग मेंबर्स के बीच फंस गया था और उसी वक्त यूंगजी के पिता ने ही उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से मूजिन यूंगजी से कहता है, तुम आगे जो भी स्टेप लोगी, हमारी पूरी गैंग तुम्हारे साथ ढाल बन के खड़ी रहेगी। अगली सुबह जियोन चांग हू का इंटरोगेशन कर रहा होता है ताकि वो अपने बॉस का नाम अगल दे, लेकिन चांग हू किसी भी कीमत पर बॉस का नाम लेने को तैयार नहीं होता। जियोन गुस्से में उसे धमकाता है, तुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बॉस की फिक्र है क्या? चुपचाप नाम अगल दे, वरना तेरी लाइफ नर्क बना दूंगा। चांग हू बॉस का नाम लेने से मना कर देता है, लेकिन बदले में वो मैंगो नाम के सप्लायर का पता दे देता है, जो रिसेंटली आई हुई कैंडी ट्रक को बड़े लेवल पर सप्लाई कर रहा होता है। जियोन तुरंत डिसाइड करता है, इस मैंगो से तो मैं खुद निपटूंगा। लेकिन जैसे ही जियोन इंटरोगेशन रूम से बाहर निकलता है, उसकी नजर यूंगजी पर पड़ जाती है। वो गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूंगजी कामली जवाब देती है, मैं अब ऑफिशियली नारकोटिक्स टीम का हिस्सा हूँ। ये सुनकर जियोन और भी गुस्सा हो जाता है और सीधा चागीहो के पास चला जाता है। आखिरकार चागीहो उसे समझाते हुए कहता है, उसे यहाँ किसी की तलाश है और सच कहूँ तो हमें ऐसे ही डेडिकेटेड ऑफिसर्स की सख्त जरूरत है। इस तरह जियोन को ना चाहते हुए भी यूंगजी को अपना पार्टनर बनाना पड़ता है, लेकिन जियोन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत मैंगो को ढूंढने का प्लान बना लेता है और इस बार अपने साथ यूंगजी को भी ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों मैंगो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जियोन यूंगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जाओ और उस मैंगो को घसीटते हुए यहाँ लाओ। यूंगजी बिना किसी सवाल जवाब के मैंगो के पब में एंटर कर जाती है। गेट पर कुछ गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूंगजी अपनी फाइटिंग स्किल्स का फुल यूज करते हुए उन्हें इजीली हरा देती है। सबको सबक मिल जाता है और वो मैंगो की तलाश में अंदर निकल जाती है। इतनी देर तक यूंगजी को गायब देख जियोन की चिंता बढ़ जाती है। वो डिसाइड करता है, मुझे खुद ही अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो कई घायल गुंडों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो यूंगजी को हल्के में ले रहा था। ये उसकी बड़ी गलती थी। जियोन फिर मैंगो के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन यूंगजी पहले ही वहां पहुंचकर उसे पकड़ चुकी होती है। जियोन तुरंत मैंगो से पूछता है, बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है बे? मैंगो घमंड से कहता है, सर यहाँ आपको सरदर्द की गोली नहीं मिलेगी और आप ड्रग्स की बात कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? जियोन का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वो खुद ही ऑफिस में ड्रग को ढूंढने लगता है। इतने में यूंगजी की नजर मैंगो के वेटर पर पड़ती है, जो कुछ छुपा रहा होता है। यूंगजी का शक सही साबित होता है और वो ड्रग को रिकवर कर लेती है। इस तरह मैंगो को अरेस्ट करके इंटेरोगेट किया जाता है। जियोन तुरंत पूछता है, इस कैंडी ड्रग का असली बॉस कौन है? पीछे से माल कौन सप्लाई करता है तुझे? मैंगो हर हाल में चुप रहता है और कुछ नहीं बताता। जियोन धमकी देता है, तेरा बॉस इतना खास है क्या जो तू उसके लिए सड़ने को तैयार है जेल में? तब मैंगो सीरियस होकर कहता है, अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो इंसान पूरा साइको है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसी मोमेंट हम उसी ड्रग के असली मालिक को देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि दंगजे होता है। पिछले 4 सालों में दंगजे ने अपनी नई पहचान बना ली है। इस नई ड्रग के जरिए खुद की गैंग एस्टेब्लिश कर ली है और काफी अमीर भी बन गया है। इधर योंगजी मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। नारकोटिक्स ऑफिस के सोर्सेज से उसे पता चलता है कि जिस वक्त उसके पिता की मौत हुई, टेजू को लास्ट टाइम उनके साथ देखा गया था। वो ये सब जानकारी इकट्ठी कर ही रही होती है कि तभी चागीहो आ जाता है, जो योंगजी को देर रात तक ऑफिस में रुकने से मना करता है। दूसरी ओर तेजू मूजिन को खबर देता है, पोर्ट अब अपने कब्जे में है बॉस, और अपनी ट्रक फैक्ट्री भी वहीं सेट होगी। ये सुनने के बाद मूजिन तुरंत कहता है, मैं खुद जाकर उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करूंगा। असल में मूजिन को एक बड़ी ड्रग डील मिलने वाली होती है और उसकी सेक्रेटरी टोक्यो से इस डील के लिए आई होती है। सेक्रेटरी डीलर से कहती है, मिस्टर मूजिन काम में बिजी हैं, इसलिए ये डील आज मैं फाइनल करूंगी। डीलर अपनी तरफ ध्यान न देते हुए सीधा मुद्दे पर आता है। सेक्रेटरी ड्रग को पेश करती है और इस ड्रग की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि डीलर डील के लिए इंप्रेस हो जाता है। डीलर कहता है, माल तो एक नंबर है, मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, तब तक पूरी डिलीवरी मुझे मिल जानी चाहिए। इस तरह डील ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाती है। योंगजी ऑफिस में होती है, तभी चागीहो नारकोटिक्स टीम को एक स्पेशल मिशन के लिए रेडी करता है। वो सभी को स्टाफ ऑफिस में ले जाता है और सबके फोन्स जब्त कर देता है ताकि कोई भी मिशन के बारे में लीक ना करे। फिर चागीहो सबके सामने मिशन टारगेट रिवील करता है। तभी योंगजी के चेहरे पर चिंता की लकीर दिख जाती है, क्योंकि टारगेट की तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मूजिन की होती है। चागीहो सबको समझाता है, आज हमारा मेन टारगेट मूजिन है। 10 साल पहले मूंगा गैंग का लीडर बनने के बाद उसने खूब गंदगी फैलाई है। इंटेल मिली है कि वो अगले कुछ घंटों में नॉर्थ पोर्ट पहुंचने वाला है। पोर्ट में घुसने से पहले ही हमें उसे दबोचना है। मिशन के लिए टीम निकल पड़ती है, लेकिन योंगजी का टेंशन बिल्कुल कम नहीं होता। ऊपर से उसके पास फोन भी नहीं जिससे वो मूजिन को अलर्ट कर सके। टीम नॉर्थ पोर्ट पहुंचकर मूजिन की तलाश में जुट जाती है। जैसे ही मूजिन अपने लोगों के साथ पोर्ट एंटर करता है, चागीहो बाकी टीम को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है। मूजिन को बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि वो कहां फंस गया है। तभी जॉन और टीम पूरे एरिया को सिक्योर कर लेते हैं ताकि कोई एस्केप ना कर सके। आखिरकार योंगजी की नजर मूजिन पर पड़ती है, जो असल में अपनी ड्रग्स टेस्ट कर रहा होता है। वो चाहकर भी मूजिन को इन्फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि ठीक उसके बगल में जॉन मौजूद है। जैसे ही जॉन मूजिन के पीछे जाता है,
तभी एक गन शॉट होता है जिससे मूजिन और उसके साथी फ्लोर पर गिर जाते हैं। उधर चागी हो काफी गुस्से में होता है क्योंकि किसी ने गन चलाकर उसके प्लान को फेल कर दिया है। जॉन तुरंत मूजिन को कवर देता है और यूंगजी अपने निशाना स्किल्स का यूज करते हुए टारगेट को दूर शिफ्ट कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर मूजिन और तेजू वहां से भाग निकलते हैं। आखिरकार यूंगजी एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन टेंशन अभी भी कम नहीं होती। चागी हो गुस्से में पोर्ट की तलाशी करना स्टार्ट करता है ताकि पता चले कि गन किसने चलाया, और तब उसे गन मिलती है जो असल में यूंगजी ने रखी होती है। वो वही गन जो उसके पिता के कातिल की है। इससे क्लियर हो जाता है कि यूंगजी ने दूसरी गन का इस्तेमाल करके असली गन सेफ रखा था ताकि एक ही तीर से दो निशाने पकड़े जा सके, कातिल का नाम और एविडेंस। मूजिन भी काफी गुस्से में होता है। वो तेजू को समझाता है, तुम्हें क्या लगता है ये महंगे सूट पहनने से हमारे काले कारनामे छुप जाएंगे? हम बाहर से जितने भी क्लासी दिखें, अंदर से हमेशा गुंडे ही रहेंगे। तेजू जवाब देता है, यूंगजी वहां पहले से मौजूद थी बॉस, फिर उसने हमें पहले ही अलर्ट क्यों नहीं किया? ये बात मूजिन के दिमाग में भी बैठ जाती है। चागीहो को तुरंत पता चलता है कि उनकी टीम में से किसी ने भी गन नहीं चलाई थी, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। इतने में यूंगजी टाइम निकालकर मूजिन को कॉल करती है, लेकिन इस बार मूजिन यूंगजी का नंबर देखते ही इग्नोर कर देता है। चागीहो फिर टीम के सभी मेंबर का गन चेक करता है। तभी एक टीम मेंबर पूछता है, कैप्टन क्या आपको अपनी ही टीम पर शक हो रहा है? चागीहो सारे गन्स चेक करता है और आखिर में योंग बिन का गन भी फुल्ली लोडेड और सिक्योर मिलता है। ये देखकर मिशन की इंटेग्रिटी कंफर्म होती है। इसके बाद जॉन अपने मिशन के फेल होने से काफी परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही होती है। तभी योंग बिन उससे सीधा सवाल करती है, तो क्या हम अब तक सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे मैंगो और उसके गुंडों के पीछे भागकर? ये सुनकर जॉन और भी गुस्से में आ जाता है और कड़क आवाज में बोलता है, ये सब सिर्फ मूजिन तक पहुंचने का एक मोहरा था। मैंगो तो बस एक प्यादा था। हमारा असली टारगेट हमेशा से मूजिन ही था। इसी दौरान योंग बिन की नजर सामने वाली दीवार पर लगी प्लानिंग वॉल पर पड़ती है। उस दीवार पर मूजिन और उसके पूरे गैंग का डिटेल चार्ट लगा होता है, कनेक्शंस, रूट्स, फोटोज और सीक्रेट लिंक्स। अचानक योंग बिन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर टिक जाती है। वो तस्वीर उसके पिता की होती है। जॉन उसका रिएक्शन देखकर धीरे से बताता है, ये आदमी मूजिन का सबसे जिगरी दोस्त था, पर 5 साल पहले किसी ने इसका मर्डर कर दिया। योंग बिन का गला भर आता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि इसे मारा किसने था? जॉन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, उस वक्त ना तो कातिल का कोई सुराग मिला और ना ही मर्डर वेपन का कुछ अता पता। तभी वहां चागीहो के सीनियर्स आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी दोनों साफ दिख रही होती है। एक सीनियर चागीहो से सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरा ऑपरेशन मिट्टी में मिला दिया। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अभी भी वक्त है, मूजिन का पीछा छोड़ दो। चागीहो शांत रहकर लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, उस कमीने को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। उसे ऐसे सड़कों पर आजाद घूमने नहीं दे सकता। सीनियर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रूम का माहौल और भी हैवी हो जाता है। कुछ देर बाद पूरी टीम डिनर पर होती है। सब लोग फेल्ड मिशन और उसमें हुई गलतियों पर बात कर रहे होते हैं। तब योंग बिन धीरे से पूछती है, आखिर चागीहो को मूजिन से इतनी पर्सनल दुश्मनी क्यों है? टीम का एक मेंबर जवाब देता है, कुछ टाइम पहले हमारी टीम का सबसे यंगस्ट ऑफिसर मारा गया था। सुना है वो चागीहो के बहुत क्लोज था। ये सुनते ही योंग बिन को चागीहो का असली मोटिव समझ आ जाता है। मौका देखकर योंग बिन सबसे अलग हो जाती है और मूजिन को दोबारा कॉल करती है। इस बार मूजिन कॉल उठा लेता है। योंग बिन जल्दी जल्दी बोलती है, मिशन इतनी जल्दी में प्लान हुआ कि मुझे आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। पर सुनिए, आपके होटल में हिडन कैमरास लगे हैं। नारकोटिक्स की टीम उन्हीं से आपकी हर मूव ट्रैक कर रही है। ये सुनकर मूजिन ठंडी आवाज में कहता है, इसका मतलब ये बात पक्की है, कोई आस्तीन का सांप हमारी गैंग में ही बैठा है। योंग बिन पक्के इरादे के साथ कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उस गद्दार को ढूंढ कर निकालूंगी। अगले ही दिन मूजिन अपने होटल से सारे कैमरास हटा देता है, जिससे नारकोटिक्स का पूरा सर्वेलेंस सिस्टम फेल हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही चागीहो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच योंग बिन की नजर चागीहो पर पड़ती है, जो उस गन की फोरेंसिक जांच करवाने जा रहा होता है। शक के चलते योंग बिन चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। उधर दूसरी तरफ दांग जे अपने नए गैंग के साथ पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। वो सबको इकट्ठा करता है और बदला लेने के इरादे से उसी अंडरग्राउंड अरीना में पहुंच जाता है। इस बार सीन बिल्कुल अलग होता है। अरीना का कोई भी पुराना मेंबर दांग जे और उसके गैंग के सामने टिक नहीं पाता। मारपीट, खून और खौफ से पूरा अरीना गूंज उठता है। वहीं योंग बिन की नजरें चागीहो पर टिकी होती हैं। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल चल रहे होते हैं, पर तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर जियोन का नाम फ्लैश होता है। जियोन थोड़ी सी टेंशन भरी आवाज में पूछता है, तुम अभी हो कहाँ? योंग बिन एक पल के लिए घबरा जाती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, मैं तो घर पर हूँ। जियोन बिना वक्त गवाए कहता है, जल्दी से मूजिन के अरीना वाले अड्डे पर पहुंचो, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। और इस तरह योंग बिन उसी अंडरग्राउंड अरीना पर पहुंच जाती है। सीन देखकर उसका दिल दहल जाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं,
खून जमीन पर जमा हुआ होता है। गैंग से जाने से पहले एरिना के गैंग लीडर का हाथ तक काट चुका होता है, जैसे एक खुली वार्निंग छोड़कर गया हो। उधर मुजिन को जब इस पूरे मैसेकर की खबर मिलती है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी से पूछता है, क्या इस झमेले में मुझ पर भी आंच आ सकती है? सेक्रेटरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, इस जिम का आपकी गैंग से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। पेपर वर्क एकदम क्लीन है बॉस, हम पूरी तरह सेफ हैं। ये सुनकर मुजिन थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा होता है। इसी बीच नारकोटिक्स टीम को अरीना के अंदर वही कैंडी ड्रग मिल जाती है। इससे क्लियर हो जाता है कि इस पूरे मैसेकर के पीछे ड्रग डीलर का भी हाथ है। तभी एक ऑफिसर जियोन के पास आकर बोलता है, सर पूरा जिम छान मारा पर यहाँ एक भी कैमरा चालू हालत में नहीं है। ये सुनकर जियोन और योंग बिन खुद एरिया स्कैन करने लगते हैं, हर कोने में कैमरास ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सॉलिड सबूत नहीं मिलता। कुछ दिन बाद अरीना के मरे हुए मेंबर्स का फ्यूनरल होता है। माहौल बिल्कुल शांत और बोझल होता है। मुजिन खुद भी फ्यूनरल में आता है अपनी पूरी गैंग के साथ। दूर से योंग बिन हेलमेट पहने हुए सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। वो जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है तभी उसके सामने जियोन और चागीहो आ जाते हैं। वो सही वक्त पर अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन जियोन उसे आधी नजर से देख लेता है। उसके दिमाग में एक छोटा सा शक जन्म लेता है। फ्यूनरल के बाद चागीहो अकेला मुजिन से बात करने पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है, जैसे वो मुजिन का नुकसान देखकर खुश हो। चागीहो ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मुजिन, इससे पहले कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, खुद ही सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मुजिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मेरा घड़ा कब भरेगा ये तो नहीं पता, पर एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। उधर नारकोटिक्स ऑफिस में एक टीम मेंबर को सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, जिसमें दांग जे साफ नजर आ रहा होता है। सब लोग स्क्रीन को गौर से देख रहे होते हैं, पर जैसे ही योंगबिन की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये केस सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। मीटिंग के दौरान जियोन चागियो से पूछता है, क्या मू जिन इस डंग जय को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाएगा? चागियो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, डंग जय ने सीधा मू जिन की इज्जत पर हाथ डाला है, वो चुप तो नहीं बैठेगा और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैंगो को रिहा कर दिया जाए। ये सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है, पर असल में ये चागियो का जाल होता है, ताकि मैंगो के जरिए वो मूजिन को अपने शिकार के और करीब ला सके। तब योंगबिन चागियो से सवाल करती है, इस गैंग वॉर में कई इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है, क्या आप सच में मैंगो को बाहर छोड़ देंगे? चागियो बिना इमोशन के बोलता है, अगर आपस में लड़कर ये कचरा साफ होता है तो होने दो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी वक्त मूजिन भी दंगजय से बदला लेने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन योंगबिन उससे पहले ही चागियो के प्लान के बारे में वार्न कर देती है। ये सुनते ही मुजिन अपना एक्शन फिलहाल रोक देता है, क्योंकि अब ये गेम सिर्फ गैंग्स का नहीं, पुलिस और गद्दारों का भी बन चुका होता है। इस तरह नारकोटिक्स टीम दिन रात मैंगो और उसके साथियों का पीछा करती रहती है। हर कॉल रिकॉर्ड, हर मूवमेंट और हर ट्रांजैक्शन को स्कैन किया जाता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह मुजिन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित करना। पर चाहे जितनी भी कोशिश हो, उनके हाथ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं लगता। मुजिन हर बार एक कदम आगे निकल जाता है। इस सब के बीच योंगबिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जो गेम अब तक साइड से चल रहा था, वो अब सीधा उसके ऊपर आने वाला है। एक दिन चागियो पूरी टीम को ब्रीफिंग रूम में बुलाता है। उसका चेहरा अनयूजुअली काम होता है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा हो। वो कहता है, माना कि मुजिन के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा, पर सच ये है कि उसकी गैंग अंदर से खोखली हो रही है, और आज उसका अपना ही एक खबरी मुझसे मिलने आ रहा है। ये सुनते ही योंगबिन के कान खड़े हो जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि ये मीटिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये किसी को फंसाने का जाल हो सकता है। जब चागियो उस खबरी से मिलने निकलता है, तब योंगबिन चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करके उसका पीछा करती है। वो सेफ डिस्टेंस बना के चल रही होती है, ताकि चागियो को जरा भी शक ना हो। इसी दौरान तेजू एक ड्रग डील मीटिंग हैंडल करके अपनी कार में बैठता है। जैसे ही वो स्टीयरिंग संभालता है, उसकी नजर पैसेंजर सीट पर पड़े एक एनवेलप पर पड़ती है। वो एनवेलप खोलता है, अंदर लिखा होता है एक एड्रेस और एक लाइन, इस एड्रेस पर आ जाओ, डंग जाए का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। तेजू बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसी जगह पहुंच जाता है जहां चागियो पहले से मौजूद होता है। दूर खड़ी योंगबिन ये सब देख रही होती है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो सामने वाले शख्स का चेहरा नहीं देख पाती। वो धीरे धीरे पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। जॉन सख्त आवाज में कहता है, हेलमेट उतारो अपना। योंगबिन जानती होती है कि अगर हेलमेट उतरा तो सब खत्म, इसलिए वो बात करने के बजाय सीधा जॉन पर अटैक करती है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। बाइक पर भागते हुए योंगबिन एक आखिरी बार उस आदमी के करीब जाती है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और उस एक पल में वो तेजू का चेहरा पहचान लेती है। ये देखते ही वो बिना रुके वहां से निकल जाती है। उधर योंगबिन के जाने के बाद चागिहो तेजू से मिले बिना ही सीधा जॉन से मिलता है।
असल में ये पूरा सीन चा गीहो का स्टेज्ड प्लान होता है। उसका मकसद सिर्फ मूजिन के खबरी से मिलना नहीं, बल्कि ये देखना होता है कि उसकी टीम में कौन कौन हर इन्फॉर्मेशन मूजिन तक पहुंचा रहा है। और जो कुछ उसने देखा होता है, उसके बाद चा गीहो का शक धीरे धीरे योंग बिन पर जाने लगता है। वो जोंग से कहता है, योंग बिन पे नजर रखना शुरू करो। जब से इसने ज्वाइन किया है, हमारी हर सीक्रेट प्लानिंग मूजिन तक पहले पहुंचाती है। जोंग भी इस बात से अग्री करता है, क्योंकि उसके मन में भी पहले से थोड़ा शक पलने लगा होता है। उधर योंग बिन जैसे ही घर पहुंचती है, वो तुरंत मूजिन को कॉल करके तेजू के बारे में सब बता देती है। इससे मूजिन के दिमाग में भी तेजू को लेकर हल्का सा डाउट पैदा हो जाता है। पर किसी को यह नहीं पता होता कि तेजू चा गीहो के पास इसलिए गया था क्योंकि उस एनवेलप में दांग जे की खबर देने का वादा किया गया था। इसी बीच जोंग चा गीहो से सवाल करता है, आपने इस पूरे प्लान में तेजू को बकरा क्यों बनाया? चा गीहो ठंडी आवाज में जवाब देता है, मूजिन ने हमारी टीम में अपना गद्दार प्लांट किया है ना, मैं बस उसे उसी की दवा का टेस्ट चखाना चाहता था। अगली सुबह योंग बिन उस मिस्टीरियस गन की रिपोर्ट लेने जाती है। उसे नहीं पता होता कि जोंग चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। रिपोर्ट देखते ही योंग बिन को एक बड़ा शॉक लगता है। वो गन सोंग जॉनसू के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। वो तुरंत चा गीहो के पास पहुंचती है और पूछती है, ये गन सोंग जॉनसू के नाम पर रजिस्टर्ड है, आखिर ये इंसान था कौन? चा गीहो जवाब देता है, सोंग जॉनसू नारकोटिक्स का ही एक पुराना ऑफिसर था। अपनी ड्यूटी के पहले महीने में ही शहीद हो गया वो। योंग बिन सीधा अगला सवाल करती है, क्या उसके मर्डर के पीछे भी मूजिन गैंग का ही हाथ था? इस बार चा गीहो का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है, हाँ, और सच तो यह है कि मूजिन ने खुद अपने हाथों से उसे मारा था। ये कहकर चा गीहो वहां से चला जाता है। अब योंग बिन को अपने पिता के कातिल का नाम तो मिल चुका होता है, लेकिन उसके दिमाग में और भी कई सवाल घूम रहे होते हैं। वो तुरंत मूजिन से मिलने पहुंचती है और उससे सीधा पूछती है, सच बताना, क्या तुम्हारी गैंग ने कभी किसी पुलिस वाले की जान ली है? तो मूजिन बिल्कुल सीधे अंदाज में इनकार करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, हमारी गैंग का सख्त रूल है, हम कभी किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाते। चा गीहो बहुत ही लोमड़ी इंसान है, वो ये सब जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए कर रहा है। वो बस ये चाहता है कि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ। योंगजिन उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि उसके दिल में अभी भी कई सवाल जिंदा है। उसके पिता के मर्डर का सच अभी उससे दूर ही लग रहा होता है। इसी वजह से वो तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगी। इसी दौरान जोंग योंगजिन को डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वो हल्का सा मुस्कुराकर काम का बहाना बना देती है और मना कर देती है। जोंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अब योंगजिन का फोकस सिर्फ एक नाम पर होता है, मैंगो। वो चुपके से मैंगो का पीछा शुरू कर देती है और बिना किसी को बताए जोंग भी उसका पीछा करने लगता है, ताकि जान सके कि वो आखिर कर क्या रही है। कुछ देर बाद योंगजिन मैंगो को फॉलो करते करते एक पार्किंग लॉट तक पहुंच जाती है। वो दूर से देख रही होती है, तभी अचानक जोंग उसके सामने आ खड़ा होता है। जोंग थोड़े गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? योंगजिन बिना घबराए जवाब देती है, मैं मैंगो को ट्रैक कर रही हूँ। जोंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुम यहाँ बिना बैकअप के क्यों आई हो? इस पर योंगजिन अपना मोटिव साफ करती है। मैंगो के पास से जो ड्रग मिली थी वही जिम में भी पाई गई थी। अगर मैं मैंगो का पीछा करूंगी तो वो सीधा मुझे डेंग जाए तक ले जाएगा। योंगजिन की आंखों में जो जुनून होता है, उसे देखकर जोंग समझ जाता है कि वो उसे रोक नहीं पाएगा। वो थोड़ा सोचकर बोलता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दोनों मिलकर मैंगो का पीछा करते हैं और एक खाली इंडस्ट्रियल एरिया में छुपकर उसे देखने लगते हैं। उनका शक तब सही साबित हो जाता है जब वो मैंगो को डेंग जाए से मिलते हुए देखते हैं। लेकिन जो बात उन दोनों को नहीं पता होती वो ये होता है कि वो खुद डेंग जाए के जाल में फंस चुके होते हैं। डेंग जाए पहले ही अपने आदमियों को जोंग और योंगजिन के पीछे लगा चुका होता है, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा होता है कि वो लोग मैंगो का पीछा करते हुए यहाँ तक आएंगे। अचानक चारों तरफ से गैंग के लोग निकल आते हैं। योंगजिन और जोंग पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वो दोनों थक जाते हैं। आखिरकार डेंग जय खुद योंगजिन के सामने आता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पक्का पता था तुम यहाँ मौत के मुंह में जरूर आओगी। असल में जब डेंग जय कुछ टाइम पहले मैंगो से मिलने आया होता है, तभी सीसीटीवी कैमरास के जरिए उसे योंगजिन के बारे में सब पता चल चुका होता है। उसी वक्त वो ये पूरा प्लान बना लेता है ताकि योंगजिन को यहाँ लाकर अपना बदला ले सके। इधर मूजिन डेंग जय की तलाश में उसके राइट हैंड से मिलने पहुंचता है। वो उसे बुरी तरह पीटने के बाद भी डेंग जय का कोई पता नहीं निकाल पाता। तभी मूजिन के फोन पर कॉल आता है। डेंग जय हंसकर कहता है, तू फालतू में मेरा वेट कर रहा है मूजिन, मैं तो यहाँ पहले ही तेरे सबसे खास लोगों को ऊपर भेजने की तैयारी कर चुका हूँ। इसके बाद डेंग जय लोकेशन शेयर करता है। मूजिन बिना एक पल गवाए कार स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। उधर डेंग जय जोंग और योंगजिन को एक कार के अंदर बांधकर क्रशिंग मशीन के नीचे छोड़ देता है। मशीन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। बिल्कुल आखिरी पल पर मूजिन वहां पहुंच जाता है और मशीन को रोक देता है। योंगजिन जख्मी होने के बावजूद खुद को किसी तरह बाहर निकाल लेती है, लेकिन जोंग अभी भी कार के अंदर फंसा होता है। योंगजिन सबसे पहले मूजिन को वहां से भाग जाने को कहती है। आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मूजिन मजबूरी में वहां से चला जाता है। इसके बाद योंगजिन अपनी सारी ताकत लगाकर जोंग को बचाने में लग जाती है। काफी मुश्किल के बाद वो उसे निकाल लेती है। तब तक नारकोटिक्स टीम वहां पहुंच जाती है
और दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ चा गिहो जोंग को डेंग जे को पकड़ने से मना कर रहा होता है। गुस्से में जोंग बोलता है, उसने मेरी पार्टनर पर चाकू चलाया है सर, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब ये मामला सिर्फ मेरा नहीं, पूरी नारकोटिक्स टीम की इज्जत का सवाल है। धीरे धीरे जोंग को यह भी समझ आता है कि वो योंगजिन की रियल में केयर करता है। वो चुपचाप हॉस्पिटल में उसे देखता है और एक तरह का रिलीफ फील करता है। दूसरी तरफ मूजिन डेंजे के केस में बिजी होता है। वो योंगजिन के पास्ट के इंसिडेंट्स को रिवर्स एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन योंगजिन कुछ नहीं बताती। मूजिन सोचता है, मैं योंगजिन को कोरिया से बाहर भेज दूंगा, कम से कम वो वहां सेफ तो रहेगी। हॉस्पिटल के बाहर जोंग अपनी टीम के साथ ऑपरेशन प्लान करता है। उसका मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए वो योंगजिन को एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहां ऑलरेडी टीम पहले से रेडी होती है। जोंग और योंगजिन दोनों एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं। हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, लेकिन दूर से तेजू उन्हें देख रहा होता है। वो सीक्रेटली उनकी फोटो खींच के मूजिन को भेज देता है और कहता है, योंगजिन मिल गई है बॉस, अब प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इसके बाद मूजिन योंगजिन से कहता है, तुम्हें तुरंत कोरिया छोड़ना पड़ेगा, मैंने बाहर तुम्हारे लिए घर की में अरेंज कर दिया है। योंगजिन फर्मली जवाब देती है, मैं कोरिया छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुकूंगी। इस मोमेंट से पता चलता है कि मूजिन किसी चीज से काफी डरा हुआ है और स्टोरी में नेक्स्ट फेज के लिए एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगला दिन योंगजिन अपने ऑफिस में वापस आती है। वहां वो एक ऑफिसर को देख लेती है जो पहले 5 साल पहले उसका पीछा कर रहा था। योंगजिन उस ऑफिसर को देख के इंटरनली अलर्ट हो जाती है। योंगजिन एक कॉलीग से पूछती है, तुमने इतने टाइम तक मेरी असली आइडेंटिटी टीम से क्यों छुपा के रखी? वो रिस्पॉन्ड करता है, मैं नहीं चाहता था कि इस केस के चक्कर में तुम कहीं फंस जाओ, और सच ये है कि ये गैंग थी जिसने तुम्हारे डैड का मर्डर किया था। ये सुनकर योंगजिन का डाउट और एंगर दोनों राइज हो जाते हैं। रात में एक और टेंस सीन दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर मूजिन से मिलता है जो सीक्रेटली मूजिन के लिए काम कर रहा होता है। ये असल में वही पुलिस वाले हैं जिसे हमने बिल्कुल शुरू में देखा था। ये वही बंदा है जो योंगजिन को बचपन में परेशान किया करता था। वो योंगजिन की असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता और मूजिन से अपनी लॉयल्टी मेंटेन करता है। यहाँ योंगजिन उससे मिलकर हैरान रह जाती है, पर इसके बाद वो ऑफिसर मूजिन से अकेले में बात करने पहुंचता है। इसी दौरान ऑफिसर की रिश्वत की डिमांड इतनी हाई हो जाती है कि मूजिन उसे वहीं खत्म कर देगा है। उस रात योंगजिन मैंगो से मिलने जाती है, डेफिनेशन के लोकेशन के बारे में पूछती है। मैंगो इनिशियल में कुछ नहीं बताता और योंगजिन काफी डर जाती है। थोड़ी देर बाद मैंगो धीरे से कहता है, मैं कल हमेशा के लिए देश छोड़ रहा हूँ और ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। योंगजिन हैरान होकर पूछती है, देश छोड़कर? पर अचानक क्यों? मैंगो जवाब देता है, हाँ, और डेंगजे भी यही चाहता है। वो किसी बड़े कांड में बिजी है, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं गारंटी देता हूँ बाकी सब खुद सॉर्ट हो जाएगा। योंगजिन इंटरनली सोचती है कि ये एक ट्रिक प्लान हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगला दिन डेंगजे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचता है। वहीं से मूजिन भी वहां आ जाता है क्योंकि मैंगो ने वही लोकेशन बता दी थी। मूजिन इंटरनली कहता है, बस यही वो मौका है, आज डेंगजे को जिंदा नहीं छोड़ना है। बैक स्टेज नार्को की टीम भी डेंगजे के पीछे आ जाती है। डेंगजे ने चागिहो को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मूजिन वहां आ रहा है। फिर क्या होता है, मूजिन की टीम और डेंगजे की टीम के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। डेंगजे का गोल क्लियर है, भेजे हुए सबको न्यूट्रलाइज करना और अपनी एस्केप प्लान एग्जीक्यूट करना। फाइट के दौरान डेंगजे निकल जाता है और मूजिन उसका पीछा करता है। बाकी सब पुलिस के हाथ लग जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। इस बीच योंगजिन और मूजिन की भी एक फाइट होती है। फाइल्स इधर उधर गिरती हैं और केओस होता है। योंगजिन सडनली देखती है कि डेंगजे ने मूजिन को धोखा देकर अटैक कर दिया है। मूजिन बड़ी सिवेरिटी से इंजर्ड हो जाता है और योंगजिन वहां से भाग जाती है। डेंगजे को रोकने की कोशिश में योंगजिन उसे गोली मार देती है और डेंगजे नीचे गिर जाता है। यहाँ जियोन ये सब देख तो लेता है, मगर वो योंगजिन को बिल्कुल नहीं फंसाता। जैसे ही सिचुएशन बिगड़ने लगती है, वहां पर तेजू अचानक सामने आ जाता है। मूजिन बिना वक्त वेस्ट किए उसे कार में बिठाता और कहता है, यहाँ अब 1 सेकंड रुकना भी सेफ नहीं है। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए मूजिन कार को टनल के पास रोकता है। उसे उतारते हुए वो बस इतना बोलता है, आगे का रास्ता अब आपको खुद ही नापना होगा बॉस, और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। टनल से बाहर आकर मूजिन पहाड़ों के बीच से चढ़ता हुआ एक पुराने टेम्पल तक पहुंचता है। वहां उसका ट्रीटमेंट होता है। टेम्पल का माहौल देखकर ही लगता है कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई नहीं है। दूसरी तरफ योंगजिन का दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है। खजाने से जुड़े नाइटमेयर्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। इसी बेचैनी में वो जियोन के घर पहुंचती है। घर देखकर वो हैरान रह जाती है। अंदर सिर्फ कुछ पानी की बॉटल्स और एक पुराना इनबॉक्स होता है जो उसके फादर का था। योंगजिन खुद से ही बोल पड़ती है, तुम्हारा ये घर इतना डरावना और खाली क्यों है? दोनों बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जियोन नॉर्मल टोन में बोलता है, चलो बीच चलते हैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा। योंगजिन तुरंत मना कर देती है और कहती है, तुम नशे में हो, ड्राइविंग की तो लाइसेंस हाथ से चला जाएगा तुम्हारा। बातें करते करते योंगजिन को नींद आ जाती है। जियोंग उसे जगाता नहीं, बस चुपचाप खिड़की से ब्लैंकेट डालता है और निकल जाता है। यहीं से क्लियरली दिखाया जाता है कि जियोन के लिए योंगजिन अब सिर्फ एक केस नहीं रही। अगली सुबह टेम्पल में मूजिन को होश आ चुका होता है। वहां का पंडित उसे देखकर कहता है, तुम पिछली बार भी इसी मरणासन हालत में आए थे, मुसीबतें तुमसे बहुत प्यार करती हैं लगता है। मूजिन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्या करूं, इसी जगह ने तो हर बार मेरी जान बचाई है। इसी से पता चलता है कि पंडित और मूजिन पुराने दोस्त हैं। सीन शिफ्ट होता है नार्को ऑफिस में। जियोन टेबल पर मैप फैलाकर गुस्से में बोलता है,
सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाल डालो, एक भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए। फिर वो और स्ट्रिक्ट होते हुए कहता है, मूजिन धरती के किसी भी कोने में छुपा हो, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए अभी। इसी बीच योंगजिन के घर एक पोस्ट आता है जो खजाने ने भेजा होता है। पैकेट खोलते ही उसके हाथ कांप जाते हैं। अंदर 2004 की एक पुरानी फोटो होती है जिसमें कई पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं और उनके बीच उसके फादर। योंगजिन शॉक में बोलती है, डैड पुलिस ऑफिसर थे? उसके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, तो फिर ये सब लोग उन्हें ड्रग डीलर क्यों बुलाते थे? जब उसे याद आता है कि जिस गन से उसके फादर को मारा गया था वो उन्हीं की थी, तो वो और टूट जाती है। तो जांगसू मेरे ही डैड थे। यहीं से स्टोरी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। तभी मूजिन का कॉल आता है। फोन पर वो सिर्फ इतना बोलता है, जल्दी से टेंपल आ जाओ, अब वक्त आ गया है सारे सच से पर्दा उठाने का। दूसरी तरफ टनल के पास जियोन अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता हुआ बोलता है, वो यहीं कहीं से गायब हुआ है, इस रूट को बिल्कुल स्किप मत करना। टेंपल पहुंचकर मूजिन योंगजिन को पुलिस वाली फोटो दिखाता है और कहता है, हाँ तुम्हारे डैड एक पुलिस ऑफिसर ही थे, चाकी ने उन्हें मेरी गैंग में एक स्पाई बनाकर घुसाया था। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलता है, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने चाकी का भी साथ छोड़ दिया और हमारा भी। योंगजिन भारी आवाज में पूछती है, तो फिर उन्हें मारा किसने और क्यों? मूजिन सीधा जवाब देता है, चाकी किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं करता, उसी ने तुम्हारे डैड को मरवाया था। आंसुओं के साथ योंगजिन बोल पड़ती है, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मूजिन शांत लेकिन गहरी आवाज में कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद उस सच को तलाशो और पत्थर की तरह स्ट्रांग बनो। टेंपल के बाहर जॉन पहुंच चुका होता है, लेकिन वहां के पंडित उससे आंख मिलाकर भी कुछ बताने को तैयार नहीं होते। जॉन जितना पूछता है पंडित उतना ही बात टाल देते हैं। आखिरकार जॉन इरिटेट होकर कहता है, अगर आपको सच पता है तो बता क्यों नहीं रहे? पंडित सिर्फ इतना बोलते हैं, बेटा तुम जो ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। इसी बीच जॉन के फोन पर चा गिहो की कॉल आती है। वो मिलने के लिए बुलाता है। जॉन और योंगजिन दोनों एक रेसिडेंशियल एरिया में पहुंचते हैं जहां चा गिहो पूरी तरह नशे में डूबा होता है। इतनी ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। चा गिहो लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, बस आज थोड़ी ज्यादा पी ली मैंने। दूसरी तरफ मूजिन तेजू को फोन करता है। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी होती है। अब सही वक्त आ गया है, चा गिहो को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। फिर वो एक पल रुककर कहता है, योंगजिन के बस की बात नहीं है ये। यहीं से क्लियर हो जाता है कि मूजिन चाहता है योंगजिन चा गिहो तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले कोई और उसे खत्म कर दे। इधर योंगजिन गुस्से और कंफ्यूजन में चा गिहो को मारने निकल चुकी होती है। उधर जॉन चा गिहो को सेफली उसके घर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही जॉन वहां से निकलता है, एक किलर घर के अंदर घुस जाता है। उसका आउटफिट देखकर एक चीज इंस्टेंटली स्ट्राइक करती है। वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कभी योंगजिन के फादर के मर्डर के वक्त पहने गए थे। किलर चा गिहो पर नाइफ से एक के बाद एक अटैक करता है। चा गिहो भी पूरी ताकत से रेजिस्ट करता है और एक बार किलर के हाथ पर कर देता है। जख्मी होकर किलर को वहां से भागना पड़ता है। तभी योंगजिन वहां पहुंच जाती है। चा गिहो उसे अंधेरे में किलर समझ लेता है और बिना सोचे फायर कर देता है। गोली सीधी योंगजिन के हाथ में लगती है। दर्द से चिल्लाते हुए योंगजिन गिर पड़ती है। गनशॉट की आवाज सुनते ही जॉन तुरंत पलटकर वापस आता है। खून से भीगे हाथ के साथ योंगजिन चा गिहो पर चिल्लाती है, आज सच बता ही दो, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? चा गिहो घबरा कर बोलता है, अरे मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड को। वो जल्दी से एक बैग योंगजिन की तरफ बढ़ाता है और कहता है, इस बैग में सब सबूत है, अगर सच में सच्चाई जाननी है तो खुद देख लो। इसी वक्त जॉन दूर से देखता है कि योंगजिन वहां से भाग रही है, लेकिन अंधेरा और डिस्टेंस होने की वजह से वो उसका चेहरा देख नहीं पाता। योंगजिन अपनी कार में बैठती है और बैग खोलती है। अंदर कई सारे लेटर्स होते हैं, कुछ नए कुछ काफी पुराने। यहीं पर असली कहानी सामने आती है। उस जमाने में जब लोग साथ रहते थे तब फोन या मैसेजेस नहीं होते थे, इसलिए सब कुछ लेटर्स में लिखा जाता था। ये लेटर्स योंगजिन के फादर ने लिखे थे, अपनी जिंदगी, अपनी सच्चाई और अपनी मजबूरियों के बारे में। उनमें कुछ लेटर्स योंगजिन यानी जियो के लिए भी थे, लेकिन वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे जैसे योंगजिन लेटर्स पढ़ती है, उसे समझ आता है कि जैसे ही ये सारी बातें बाहर आने वाली थी, उसके पापा को मार दिया गया और तब से लेकर आज तक मूजिन ने उसे एक कठपुतली की तरह यूज किया, अपना स्पाई बनाकर। ये सच जानकर योंगजिन का दिमाग हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर वो इतने सालों से भरोसा करती आई, वही उसके पापा का असली मर्डरर था। अब उसे क्लियरली पता होता है कि उसके पापा को किसने मारा, क्यों मारा और किस वजह से मारा। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जिस आदमी से वो मदद मांगने गई थी, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। इसी सच के बोझ में योंगजिन पूरी तरह टूट जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने शुरू में देखा था, जब वो अपने पापा के किलर को ढूंढने निकली थी, बिना ये जाने कि वो गलत आदमी पे भरोसा कर रही है। पर योंगजिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी के पास वो अपने पापा के किलर को पकड़ने जा रही थी, असल में वही किलर था। ये सोच उसके दिमाग को बिल्कुल शांत नहीं होने देती। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका होता है कि इतने सालों तक मूजिन ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया, कैसे हर स्टेप पर उसे मैनिपुलेट किया। दूसरी तरफ चा गिहो को हॉस्पिटल ले जाया
दिखाया जाता है। वो अभी जिंदा होता है, इसलिए डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। योंग जिन भी उसी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां चागी हो एडमिट होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है चाकी से। डॉक्टर बाहर आकर बताता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। हॉस्पिटल में एक और सीन चलता है। तेजू अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है क्योंकि चागीहो के साथ फाइट के दौरान उसे भी काफी चोट लग चुकी होती है। वहीं योंग जिन भी अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवा रही होती है जहां गोली लगी होती है। दूसरी तरफ जियोन अकेला बैठा पुरानी बातें याद कर रहा होता है। उसे बार बार चाकी की याद आ रही होती है और वो क्लियरली मिस कर रहा होता है उसे। फिर हमें मूजिन के घर का सीन दिखाया जाता है। तेजू योंगजिन को खत्म करने के इरादे से वहां पहुंच जाता है। उसके आदमी जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, योंगजिन बिना किसी हेजिटेशन के उनमें से एक को मार देती है। तभी तेजू खुद सामने आता है। योंगजिन गुस्से में पूछती है, सच बताना, क्या मेरे डैड को तुमने मारा था? तेजू तुरंत जवाब देता है, नहीं, तुम्हारे डैड की जान मैंने नहीं ली थी। इसके बाद दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। तेजू खुद को एक प्रोफेशनल फाइटर मानता है और उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स पर बहुत घमंड होता है, लेकिन योंगजिन के सामने वो टिक नहीं पाता। आखिरकार योंगजिन उसका काम तमाम कर देती है। इसी बीच मूजिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बिना किसी रेजिस्टेंस के खुद को सरेंडर कर देता है। ये देखकर जियोन और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। जियोन कहता है, यह आदमी अचानक खुद सरेंडर क्यों कर रहा है? लेकिन मूजिन का भी अपना ही प्लान होता है जो बाद में सामने आता है। क्राइम सीन पर जो बॉडी मिलती है उसके पास से एक नाइफ मिलता है जिसमें मूजिन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इस वजह से खून का सीधा इल्जाम मूजिन पर आने वाला होता है और उसकी जेल ऑलमोस्ट कंफर्म लगती है। तभी मूजिन की सेक्रेटरी वहां आती है जो एक लॉयर भी होती है। वो कामली सिचुएशन हैंडल करती है और केस को थोड़ा डिले करवा देती है। योंगजिन भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मूजिन को देखकर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, जैसे सोच में पड़ गई हो कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर वो मूजिन के पास जाकर कहती है, हमारे पास वो चाकू है जिस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स छपे हैं, इस बार तुम जेल में सरोगे। इतना कहकर वो बाहर निकल जाती है जहां उसकी नजर जियोन पर पड़ती है। यहीं से कंफर्म हो जाता है कि जियोन अब योंगजिन से प्यार करने लगा है। लेकिन योंगजिन सीधा एविडेंस रूम में जाती है जहां सबूत रखे होते हैं और वहां से नाइफ चुरा लेती है। इसी दौरान जियोन को एक बड़ा क्लू मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में योंगजिन चागीहो के घर से भागते हुए नजर आती है। साथ ही उसके फोन की लोकेशन लिस्ट भी मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि वो उसी टेंपल गई थी जहां मूजिन का एक स्पाई मौजूद था और इसी ने चागीहो पर नाइफ से अटैक किया था। अब योंगजिन नाइफ लेकर वहां से निकल चुकी होती है। वो मूजिन को कॉल करके कहती है, मैंने सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए हैं। इसी वक्त पूरी पुलिस टीम उसके पीछे लग जाती है। योंगजिन किसी तरह वहां से भाग निकलती है। जब सबूत बचते ही नहीं तो मूजिन भी पुलिस स्टेशन से उठकर निकल जाता है और कहता है, जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो मुझे यहाँ बिठा के रखने का कोई फायदा भी नहीं। अब यहाँ एक सवाल बनता है, योंगजिन जानती है कि उसके पापा को मूजिन ने नहीं मारा, फिर भी उसने मूजिन की मदद क्यों की? उसे पुलिस से क्यों बचाया? इसका जवाब मूजिन खुद देता है। वो कहता है, उसने मुझे जेल से इसलिए बाहर निकाला ताकि वो मुझे अपने हाथों से मार सके। योंगजिन अब नाइफ को समंदर में फेंक देती है और इधर जॉन का दिल टूट चुका होता है। उसे सिर्फ धोखा ही नहीं मिला बल्कि वो इंसान भी खो चुका होता है जिससे वो प्यार करने लगा था। मूजिन अपने हाइडआउट में पहुंचता है जहां तेजू की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो शांत होकर बोलता है, अब बस उसी का इंतजार है, देखूं कब वो मेरी जान लेने आती है। दूसरी तरफ जॉन और पुलिस टीम चागीहो और योंगजिन के घर की तलाशी लेती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। सिस्टम में योंगजिन के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं होते क्योंकि वो सब फेक होते हैं और यहीं पर स्टोरी एक और डार्क टर्न ले लेती है। तभी जियोन योंगजिन के घर में एक बड़ी चीज नोटिस करता है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था घर बिल्कुल खाली था, सिर्फ पानी की बॉटल्स और एक बॉक्स जो योंगजिन के फादर का था। लेकिन अब वो बॉक्स गायब होता है। जियोन खुद से बोलता है, बॉक्स यहीं तो रखा था, इसका मतलब पक्का योंगजिन उसे अपने डैड की ग्रेव पर ले गई है। दूसरी तरफ योंगजिन अपने फादर के ग्रेव पर पहुंच चुकी होती है। वो अपनी कुछ पर्सनल चीजें वहां रखती है और शांत आवाज में बोलती है, डैड आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं सच ढूंढने निकली थी और इतने सालों तक गलत इंसान के साथ चलती रही। कुछ देर बाद योंगजिन वहां से निकलती है लेकिन सामने से जॉन आ जाता है। दोनों के बीच थोड़ी देर चेस होती है लेकिन आखिरकार योंगजिन पकड़ी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उधर मूजिन अपनी सेक्रेटरी को कामली ऑर्डर देता है, किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालो। जेल में जॉन अपने टूटे हुए दिल के साथ योंगजिन से मिलने आता है। वो सीधा सवाल करता है, तुमने चागीहो को इसलिए मारा ना क्योंकि तुम्हारा असली राज सबके सामने आ गया था? योंगजिन उसे देखती है और धीरे से बोलती है, अगर मैं कहूं कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर 1% भी यकीन कर पाओगे? जॉन कुछ सेकंड्स चुप रहता है फिर मना कर देता है। वो कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक एजेंट से पूछताछ हो रही है और फिर एपिसोड रिवाइंड होता है। शुरुआत में योंगजिन को जेल में बैठे हुए दिखाया जाता है। मूजिन के कहने पर उसकी सेक्रेटरी जेल आती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए, इन्हें गोली लगी है। इसी वक्त चागीहो को होश आ चुका होता है। जियोन पहले मना करता है लेकिन फिर योंगजिन को अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। ये खबर मूजिन तक पहुंचती
आती है और वो तुरंत अपने कुछ आदमी हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां योंगजिन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है। यहीं एक इंपॉर्टेंट रिवील होता है। ये वही नर्स होती है जिसे योंगजिन ने काफी पहले एक क्लब में बचाया था जब वो ओवरडोज की किसी ने नहीं सोचा था कि ये कैरेक्टर आगे चलकर इतना इंपॉर्टेंट होगा। नर्स बाद में जॉन के चाचा से मिलती है जो इसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो जॉन को सब सच बता देता है। योंगजिन का असली नाम जियो है। वो कोई क्रिमिनल नहीं, एक अंडरकवर एजेंट की बेटी है। ये सुनकर जॉन को जियो की पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इसी बीच योंगजिन नर्स की मदद से अपनी हैंडकफ्स खोल लेती है और भागने की कोशिश करती है। तभी पुलिस वहां जाती है, फाइट होती है और योंगजिन किसी तरह वहां से निकल जाती है। जॉन उसका पीछा करता है और पार्किंग एरिया में फाइनली उसे पकड़ लेता है। जॉन बोलता है, तुम जियो हो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। योंगजिन उसकी तरफ देखकर कहती है, अब जब तुम्हें पता चली गया है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तो प्लीज मुझे मेरे रास्ते जाने दो। जॉन जवाब देने के बजाय अपना हाथ उसके हाथ से हैंडकफ कर लेता है। वो कहता है, अगर तुम वहां अकेली गई तो वो कमीना तुम्हें मार देगा और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तभी वहां मूजिन के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं। एक इंटेंस फाइट सीन होता है जिसमें जॉन और योंगजिन मिलकर सब गुंडों को हरा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ मूजिन ताइजू की डेड बॉडी के पास खड़ा होता है। उसकी आंखें नम होती हैं क्योंकि वो तेजू से सच में प्यार करता था। रात हो चुकी होती है। जॉन योंगजिन को अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के घर ले जाता है। वहां वो उसकी ड्रेसिंग करता है और धीरे धीरे अपने बारे में भी कुछ बातें बताता है। यहाँ पर दोनों इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। योंगजिन को अब पूरी तरह रियलाइज हो चुका होता है कि वो जॉन पर बिना किसी डाउट के भरोसा कर सकती है। जॉन भी पहली बार किसी के सामने अपनी गार्ड गिरा देता है। योंगजिन धीरे से बोलती है, कम से कम इस बार मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं हूँ। जॉन उसका हाथ पकड़कर कहता है, और मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ने भी नहीं वाला। इस इमोशनल मोमेंट के बाद दोनों और करीब आ जाते हैं। एक इंटेंस क्वाइट बॉन्डिंग सीन होता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों फिजिकली भी कनेक्ट करते हैं। यहीं से क्लियर हो जाता है कि अब ये सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड करने लगे हैं। दूसरी तरफ मूजिन अकेला बैठा होता है, अपने पुराने दिन याद करता हुआ। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलता है, रात का अंधेरा, योंगजिन के फादर का घर और वो पल जब उसने उन्हें खुद मारा था। वो खुद से बोलता है, अगर उस रात मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया होता ना तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी उसकी सिक्योरिटी आकर घबरा कर कहती है, बॉस हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। योंगजिन पुलिस से मिल गई है और उसके पास हमारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। मूजिन पूरी तरह मेंटली कोलैप्स हो चुका होता है। वो जमीन पर बैठ जाता है, बस योंगजिन का इंतजार करता हुआ। गुस्से में वो अपनी सेक्रेटरी को भी धमका देता है जिस वजह से वो डर के वहां से भाग जाती है। इधर जॉन और योंगजिन कार में कहीं जा रहे होते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, एक बाइक उनके पास आकर रुकती है। अगला सेकंड एक गन शॉट, जॉन के सर में गोली लगती है। बाइक वाला बिना रुके वहां से भाग जाता है। ये मोमेंट इतना शॉकिंग होता है कि हम बिल्कुल रेडी ही नहीं होते। जॉन की डेथ हो चुकी होती है। योंगजिन शॉक में बैठी रह जाती है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन एक बात उसे क्लियर होती है, जॉन को मूजिन ने ही मरवाया है। वो टूट कर बोलती है, जिन भी लोगों से मैंने सच्चा प्यार किया उस जानवर ने दोनों को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और योंगजिन को वहां से भागना पड़ता है। वो सीधा मूजिन के होटल पहुंचती है। अंदर एक ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस होता है। योंगजिन एक एक करके सब गार्ड्स को मार देती है। अब उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची होती है जो उसने सिर्फ मूजिन के लिए बचाकर रखी होती है। होटल के अंदर जाते ही उसका सामना एक और आदमी से होता है, एक हाईली ट्रेन्ड फाइटर। वो योंगजिन को बुरी तरह पीट देता है। योंगजिन ऑलमोस्ट हार जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपनी आखिरी गोली चला के उसे मार देती है। अब वो खाली गन के साथ मूजिन के रूम में पहुंचती है। मूजिन चेयर पे बैठा होता है, कैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। मूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे डैड ना बहुत कमजोर थे, उनके पास मुझे जान से मारने के कई मौके थे पर वो हिम्मत ही नहीं कर पाए। और तुमने तो उन दोनों को ही खो दिया जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यहीं से दोनों के बीच नाइफ फाइट शुरू होती है। फाइट इतनी ब्रूटल होती है कि दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जब मूजिन को लगता है कि वो फाइट हार रहा है, वो अपनी गन उठाता है और योंगजिन पर फायर करता है, लेकिन गन में गोली होती ही नहीं। इसी सेकंड योंगजिन अपना नाइफ उठाती है और मूजिन के गले में घुसा देती है। मूजिन वहीं गिर पड़ता है। योंगजिन बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। पुलिस भी पहुंच चुकी होती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि मूजिन जिंदा बचा या नहीं। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जियो अपने फादर के ग्रेव पर खड़ी होती है। वहां से वो जियोन के ग्रेव पर जाती है। वहां उसे एक फोटो मिलती है, जियोन और उसकी बहन की। तब हमें पता चलता है कि मूजिन को जियोन भी पसंद था, शायद वो उससे प्यार भी करता था। जियो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है।